नमस्कार दोस्तों, एसएससी सीएचएसएल आंसर क्वेश्चन सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम अपने इस वीडियो के माध्यम से 16 मार्च के फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट के कुछ महत्वपूर्ण जीएस के क्वेश्चंस का एनालिसिस करेंगे। और हमारा पहला क्वेश्चन है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये किसने कहा। तो पहला ऑप्शन है हमारा तिलक। तिलक मतलब बाल गंगाधर तिलक। तो ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। तो ये कोटेशन बाल गंगाधर तिलक का है। तिलक के बारे में एक दो फैक्ट और याद रख सकते हैं। इन्हें लोकमान्य की उपाधि दी गई थी। लोगों ने लोकमान्य की उपाधि से सम्मानित किया इन्हें। और इनकी पत्रिका है केसरी, मराठा, ये इनके समाचार पत्रिकाएं थी। और इनकी एक पुस्तक है गीता रहस्य, मराठी भाषा में लिखा इन्होंने। गीता रहस्य के लेखक हैं। केसरी ये मराठी भाषा में छपती थी। मराठी ये अंग्रेजी में थी। मराठा ये अंग्रेजी में थी। अगला ऑप्शन है लाला लाजपत राय। इन्हें शेर ए पंजाब के नाम से जाना गया। शेर ए पंजाब, शेर ए पंजाब के नाम से जाना गया लाला लाजपत राय को। इन्होंने अनहैप्पी इंडिया नामक पुस्तक लिखी, अनहैप्पी इंडिया। और लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक ये उग्रवादी स्वभाव के नेता थे, तो गर्मपंथी विचारधारा के नेता थे। लाला लाजपत राय की 1928 में जो साइमन कमीशन का विरोध करने के दौरान लाठीचार्ज की, पुलिस ने लाठीचार्ज कर दी इनके ऊपर, जिसके कारण इनका देहांत हो गया थे। गंभीर रूप से घायल हो गए थे क्योंकि 1928 के दौरान ये साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे। इसी दौरान ये गंभीर रूप से घायल हो गए थे। अगला ऑप्शन है एनी बेसेंट। इन्होंने होम रूल लीग आंदोलन चलाया, होम रूल लीग आंदोलन चलाया एनी बेसेंट ने। और इनके समाचार पत्र हैं कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, न्यू इंडिया। इनका इन्होंने संपादन किया। इन्होंने होम रूल लीग का गठन किया सितंबर 1916 में। और इसका हेडक्वार्टर इन्होंने मद्रास के अड्यार को बनाया। और ये थियोसोफिकल सोसाइटी की सदस्य के रूप में भारत आई थी। फिर कालांतर में इसका अध्यक्ष बन जाती हैं। और 1914 में इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया। और 1917 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कलकत्ता में अधिवेशन हुआ, 1917 वाले अधिवेशन की अध्यक्ष बनी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला रही। दयानंद सरस्वती, इन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की, आर्य समाज की स्थापना की। इनकी पुस्तक का नाम है सत्यार्थ प्रकाश। और इन्होंने स्वराज शब्द को गढ़ा। स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले हमारे देश में अंग्रेजों के खिलाफ स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले दयानंद सरस्वती ने किया था। तो इनके बारे में याद रखना होगा। तो इसमें आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया उसका आंसर हो जाएगा तिलक। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि ओजोन दिवस कब मनाते हैं। तो ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाते हैं। ओजोन दिवस, ओजोन क्या है? ये ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बना है ओजोन। और ओजोन किस मंडल में पाई जाती है? वायुमंडल के किस परत में ओजोन पाई जाती है? तो समताप मंडल में ओजोन पाई जाती है। और 15 से 35 किलोमीटर तक इसकी सांद्रता अधिक है। क्षोभ मंडल में तो ये एक वायु प्रदूषक गैस है, ग्रीन हाउस गैस है। लेकिन समताप मंडल में ये सूर्य से आने वाले अल्ट्रावायलेट किरणों अर्थात पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी पर जीव जंतुओं की रक्षा करता है। और 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाते हैं। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। विश्व, ये पिछले से कल पूछा गया था यहाँ से क्वेश्चन पर्यावरण दिवस से। तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाते हैं। और 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाते हैं। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाते हैं। और 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस मनाते हैं। विश्व जैव विविधता दिवस। तो विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाते हैं। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाते हैं। और 21 मार्च को विश्व वन दिवस मनाते हैं। वन, जंगल, वन दिवस। तो ये पॉइंट याद रखने होंगे। इसमें आपसे पूछा गया है जो उसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पृथ्वी का जुड़वां ग्रह किसे कहते हैं? मंगल, इसे लाल ग्रह कहते हैं, लाल ग्रह। बृहस्पति, ये सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे बड़ा ग्रह। और इसके सर्वाधिक उपग्रह हैं।
तो 12 उपग्रह इसके हाल ही में खोजे गए हैं, 80 पहले थे, तो इसके 92 उपग्रह हो गए, सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह। इसका एक उपग्रह है गैनीमेड, ये सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, और बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। शुक्र, इसे पृथ्वी की बहन कहते हैं, पृथ्वी की बहन। इसे सांझ का तारा कहते हैं, भोर का तारा कहते हैं, प्रेशर कुकर प्लेनेट कहते हैं, सबसे गर्म ग्रह है, सबसे चमकीला ग्रह है, और पृथ्वी की बहन कहते हैं इसे। इसका कोई उपग्रह नहीं, पृथ्वी का एक उपग्रह है चांद। बुध, यह सबसे छोटा ग्रह है, सूर्य के सबसे नजदीक है, सूर्य के सबसे नजदीक है, इसका कोई उपग्रह अभी तक नहीं खोजा गया है, और सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में कर लेता है। तो इसमें जो पृथ्वी के बारे में जुड़वा ग्रह पूछा गया तो शुक्र आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है, विंबलडन ओपन 2022 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो पहला ऑप्शन है राफेल नडाल। राफेल नडाल ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 ये खिताब जीता राफेल नडाल ने, और फ्रेंच ओपन 2022 ये भी खिताब जीता इन्होंने, और नोवाक जोकोविक इन्होंने विंबलडन ओपन 2022 ये भी खिताब जीता। कार्लोस अलकराज इन्होंने यूएस ओपन 2022 ये भी खिताब, तो कार्लोस अलकराज ने यूएस ओपन 2022 का खिताब जीता। नोवाक जोकोविक ने विंबलडन ओपन 2022 का खिताब जीता, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, किस संस्थान की स्थापना 1982 में हुई? तो नाबार्ड की स्थापना जुलाई 1982 में हुई, 1982 में स्थापना हुई, शिव रमन समिति की सिफारिश पर। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? मुंबई में है। इसके हाल ही में प्रमुख कौन बने हैं नाबार्ड के? तो केवी साजी इसके प्रमुख बने हैं। इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो 1982 में स्थापना हुई, शिवरमन समिति की समिति पर स्थापना हुई। 1981 में अधिनियम पारित हुआ था, उसके तहत 1982 में स्थापना हुई। मुंबई में हेडक्वार्टर है, केवी साजी इसके प्रमुख हैं, और इसका फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो ये पॉइंट याद रखना होगा। सिडबी, इसका फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। 1990 में इसकी स्थापना हुई, 89 के अधिनियम के तहत। ये सभी सांविधिक संस्थाएं कानून बनाकर इनकी स्थापना की गई। इसका लखनऊ में हेडक्वार्टर है, लखनऊ। तो 1990 में स्थापना हुई, लखनऊ में हेडक्वार्टर है, और एस रमन इसके प्रमुख हैं। तो 1990 में स्थापना हुई, लखनऊ में हेडक्वार्टर है, एस रमन इसके प्रमुख हैं। आरबीआई 1935 में स्थापना हुई, आरबीआई एक्ट 1934 के तहत 1935 में स्थापना हुई। प्रारंभ में इसका मुख्यालय कोलकाता में था, वर्तमान में इसका मुख्यालय मुंबई में है, और ये भारत का सबसे बड़ा बैंक है, बैंकों का बैंक है, भारत सरकार का बैंक है, मौद्रिक नीतियां यही बनाता है। तो 1935 में स्थापना हुई, मुंबई में हेडक्वार्टर है। 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ, और वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं शक्तिकांत दास हैं, गवर्नर इसके शक्तिकांत दास हैं। सिडबी, इसका फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1988 में हुई। 1992 में इसे सांविधिक दर्जा दिया गया, कानूनी दर्जा दिया गया, अर्थात कानूनी तौर पर यह कब स्थापित हुई? 1992 में। वैसे इसकी स्थापना कब हुई? 1988 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? मुंबई में। और शेयर बाजार को कंट्रोल करने वाली एक संस्था है, और वर्तमान में इसकी प्रमुख कौन है? तो माधवीपुरी, पहली महिला इस अध्यक्ष है इसकी, माधवीपुरी बुच। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया उसका आंसर हो जाएगा नाबार्ड। अगला क्वेश्चन है, गोलकुंडा कहां पर है? तो गोलकुंडा हैदराबाद में है, गोलकुंडा। चार मीनार भी हैदराबाद में है, सलार जंग संग्रहालय भी हैदराबाद में, सलार जंग संग्रहालय। चार मीनार। दिल्ली में लाल किला, दिल्ली का लाल किला। कोलकाता में
फोर्ट विलियम, फोर्ट मतलब किला, फोर्ट विलियम, विलियम के नाम पर एक किला है, अंग्रेजों ने बनवाया। पांडिचेरी में लुई फोर्ट है, फ्रांसीसियों ने बनाया लुई फोर्ट। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया उसका आंसर हैदराबाद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया किस अनुच्छेद में संपत्ति के अधिकार का वर्णन था? तो इसमें आर्टिकल 32 में क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और इसके तहत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिटें जारी करता है। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसका उल्लेख आर्टिकल 32 में है। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिटें जारी करता है। आर्टिकल 31, तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार का उल्लेख आर्टिकल 32 में है। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिटें जारी करता है। और आर्टिकल 31 में संपत्ति के अधिकार का उल्लेख था। तो संपत्ति के अधिकार का उल्लेख आर्टिकल 31 में है। आर्टिकल 25 में किसी भी धर्म को अपनाने उसका प्रचार प्रसार करने, किसी भी धर्म को अपनाने उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार प्रदान किया गया है। अंतःकरण की स्वतंत्रता, किसी भी धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता है, उसका प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता है, और अपनाए गए धर्म का आचरण करने की स्वतंत्रता है। आर्टिकल 21 में प्राण एवं दैहिक अधिकार, प्राण एवं दैहिक अधिकार की स्वतंत्रता है। प्राण एवं दैहिक अधिकार का जो स्वतंत्रता प्रदान की गई आर्टिकल 21 में, इसी में निजता का अधिकार है, निजता का अधिकार। तो इसमें आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया किस अनुच्छेद में संपत्ति के अधिकार का वर्णन है, तो पहला ऑप्शन है आपका आर्टिकल 32। इसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, 5 प्रकार की रिटें जारी करता है सुप्रीम कोर्ट, इसी के तहत मूल अधिकारों की रक्षा के लिए। इसी आर्टिकल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा। आर्टिकल 31 पहले था मूल संविधान में, वर्तमान में नहीं है, इसे 44वें संविधान संशोधन के तहत समाप्त कर दिया गया। और इसमें संपत्ति के अधिकार का उल्लेख था, अब इसमें नहीं है। आर्टिकल 25 किसी भी धर्म को अपनाने उसका प्रचार प्रसार करने आचरण करने की स्वतंत्रता। 21 में प्राण एवं दैहिक अधिकार प्रदान किया गया है, दैहिक अधिकार की स्वतंत्रता, निजता का अधिकार भी इसी में है। तो इसका आपका जो आंसर हो जाएगा संपत्ति के अधिकार के बारे में जो पूछा गया है 31। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है डुरंड कप 2022 की उपविजेता टीम कौन सी है? तो पहला ऑप्शन है बंगलुरु। तो डुरंड कप 2022 का विजेता है बंगलुरु फुटबॉल क्लब। उपविजेता कौन है? तो इसी का उपविजेता है मुंबई फुटबॉल क्लब। तो मुंबई फुटबॉल क्लब इसका उपविजेता है और बंगलुरु फुटबॉल क्लब इसका विजेता है। तीसरा ऑप्शन है केरल। तो संतोष ट्रॉफी, तो 75वीं संतोष ट्रॉफी का विजेता है केरल। और चौथा ऑप्शन है आपका पश्चिम बंगाल। तो संतोष ट्रॉफी का उपविजेता कौन है? पश्चिम बंगाल। तो संतोष ट्रॉफी का उपविजेता पश्चिम बंगाल है, संतोष ट्रॉफी का विजेता केरल है। अगले तो इसमें आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा मुंबई, उपविजेता पूछा गया डुरंड कप का। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया किस नदी का उद्गम पश्चिमी घाट से होता है? तो गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर से होता है, गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड। गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से गंगा नदी का उद्गम होता है। दूसरा ऑप्शन है नर्मदा। नर्मदा नदी का उद्गम कहां से होता है?
तो नर्मदा नदी का उद्गम सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के मैकाल पर्वत के अमरकंटक चोटी से, मध्य प्रदेश के अमरकंटक चोटी से। महानदी छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के सिंघावा पहाड़ी से, छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के सिंघावा पहाड़ी से। नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक से। मांडवी नदी का उद्गम पश्चिमी घाट से। गोवा की राजधानी पणजी मांडवी नदी के तट पर है। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है कि किस नदी का उद्गम पश्चिमी घाट से होता है, तो मांडवी नदी का उद्गम पश्चिमी घाट से होता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कलसुबाई चोटी किस राज्य में है। पहला ऑप्शन है तमिलनाडु। तो तमिलनाडु, कलसुबाई चोटी का उद्गम तमिलनाडु से होता है। सॉरी, कलसुबाई चोटी किस राज्य में है, क्वेश्चन ये पूछा गया है। पहला ऑप्शन है तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में एक चोटी है डोडा बेटा या डोडा बेटा, डोडा बेटा ये चोटी तमिलनाडु में है और ये नीलगिरी की पहाड़ियों में है। नीलगिरी की पहाड़ियां, तो नीलगिरी की पहाड़ियां पूर्वी घाट पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु है। नीलगिरी की पहाड़ियों में डोडा बेटा चोटी है और ये दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। तो नीलगिरी की पहाड़ियां केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु में है, लेकिन ये चोटी तमिलनाडु में है। महाराष्ट्र, तो यहाँ पर महाराष्ट्र में कलसुबाई चोटी है, पश्चिमी घाट में कलसुबाई। ये पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी कहते हैं। तो उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कलसुबाई है, ये महाराष्ट्र में है। लगभग 1650 मीटर ऊंचाई है इसकी कलसुबाई, महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी। उड़ीसा में एक चोटी है महेंद्रगिरी, इसकी ऊंचाई 1501 मीटर है और ये उड़ीसा में है और ये पूर्वी घाट की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। चौथा ऑप्शन है धूपगढ़। तो धूपगढ़ ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। लगभग 1350 मीटर इसकी ऊंचाई है। सबसे ऊंची चोटी है ये। तो सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, इसकी ऊंचाई लगभग 1350 मीटर है और ये मध्य प्रदेश में है। तो इसको भी याद रखना है धूपगढ़ को। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका ऑप्शन हो जाएगा महाराष्ट्र। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा ध्वनि की चाल किस में अधिकतम है। तो ध्वनि की चाल के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ध्वनि की चाल निर्वात में 0, ध्वनि निर्वात में नहीं चल पाएगी। निर्वात में 0, गैस में उससे ज्यादा, द्रव में गैस से भी ज्यादा, ठोस में ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा। तो ध्वनि की चाल सर्वाधिक किसमें होगी, ठोस में। निर्वात में ध्वनि की चाल नहीं होगी, ध्वनि निर्वात में नहीं चल पाएगी क्योंकि ध्वनि को चलने के लिए कोई ना कोई माध्यम चाहिए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कौन सा उपन्यास मुंशी प्रेमचंद्र ने लिखा। मुंशी प्रेमचंद्र ने लिखा, तो पहला ऑप्शन है गोदान, ये मुंशी प्रेमचंद्र ने लिखा। गब्बन को भी लिखा, सेवा सदन भी लिखा, कर्मभूमि, रंगभूमि, सभी के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद्र। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कोणार्क का सूर्य मंदिर कहां है। तो कोणार्क के सूर्य मंदिर के बारे में पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है इसका उड़ीसा, कोणार्क का सूर्य मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में है। दूसरा ऑप्शन है गुजरात, तो मोढेरा गुजरात का मोढेरा गांव, मोढेरा का सूर्य मंदिर ये गुजरात में है, मोढेरा गांव में है। भारत का पहला पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से संचालित गांव मोढेरा गांव, यहाँ पर सूर्य मंदिर है, भीम प्रथम ने बनवाया था। मध्य प्रदेश में खजुराहो मंदिर है, चंदेल शासकों ने बनवाए थे खजुराहो मंदिर, पंचायतन शैली में है। कंदरिया महादेव मंदिर यहीं पर है। टीएन मतलब तमिलनाडु, तमिलनाडु में है मीनाक्षी मंदिर, मदुरई में मीनाक्षी मंदिर है। तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर है, बृहदेश्वर मंदिर। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया उसका आंसर होगा जाएगा उड़ीसा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया किस अनुच्छेद का संबंध पंचायतों से है। तो पहला ऑप्शन है 343,
343 में बताया गया है कि हिंदी संघ की राजभाषा होगी। हिंदी संघ की राजभाषा होगी और लिपि देवनागरी होगी। लेकिन इसके साथ एक पॉइंट यह भी स्वीकार किया गया कि अंग्रेजी सह राजभाषा होगी। 243 इसमें पंचायतों का उल्लेख है, पंचायतों का उल्लेख। 143 इसमें बताया गया है कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों से कानूनी मामले में सलाह ले सकता है। तो राष्ट्रपति कानूनी विषय में सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है, ये बात बताएगी आर्टिकल 143 में। तो आर्टिकल 143 में बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति से कानूनी मामलों में, विधिक मामले में सलाह ले सकता है। आर्टिकल 44 इसमें समान नागरिक संहिता का उल्लेख है, समान नागरिक संहिता। तो समान नागरिक संहिता को उल्लेख आर्टिकल 44 में है। तो किस अनुच्छेद का संबंध पंचायतों से है? तो आर्टिकल 243 का संबंध पंचायतों से है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, G20 2022 का शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? तो इंडोनेशिया के बाली में हुआ। बाली में 2022 वाला शिखर सम्मेलन हुआ, 17वां शिखर सम्मेलन था ये। दूसरा ऑप्शन है भारत, तो भारत में होगा 2022 वाला शिखर सम्मेलन बाली में हुआ। 2023 वाला शिखर सम्मेलन भारत में होगा, ये 18वां है। ब्राजील में 2024 वाला शिखर सम्मेलन होगा, 19वें नंबर का। इटली में 2021 में शिखर सम्मेलन हुआ, 16वें नंबर का। तो इटली में 2021 में शिखर सम्मेलन हुआ, 16वें नंबर का। किस संविधान संशोधन के तहत मतदाता की न्यूनतम आयु घटाकर 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। तो ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष मतदाता की आयु किस संविधान संशोधन के तहत कर दी? तो पहला ऑप्शन है 61वां। तो 61वां संविधान संशोधन के तहत मतदाता की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। 91वां संविधान संशोधन के तहत यह प्रावधान किया गया कि मंत्रिपरिषद पर सीमा लगाएगी, मंत्रिपरिषद की संख्या पर सीमा लगाएगी। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या, अर्थात मंत्रिपरिषद का आकार निश्चित किया गया। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या निम्न सदन का अधिकतम 15% होगा। अर्थात केंद्र में और प्रांतों में भी मंत्री कितने होंगे? जो निम्न सदन होगा। प्रांतों का निम्न सदन विधानसभा है, तो जिस राज्य में विधानसभा की जितनी सीटें हैं उसका 15% अधिकतम मंत्री होंगे। ऐसे ही केंद्र में, लोकसभा में जितनी सीटें हैं उसका अधिकतम 15% मंत्री हो सकते हैं। केंद्र में लोकसभा, राज्य में विधानसभा। लेकिन दिल्ली के केस में ये अलग है, यहाँ पर 10% ही मंत्री हो सकते हैं दिल्ली की विधानसभा का, क्योंकि वो एक यूनियन टेरिटरी है। आर्टिकल 89वां संविधान संशोधन। तो 89वां संविधान संशोधन, ये जो 61वां संविधान संशोधन है ये 1989 में हुआ। ये जो 91वां संविधान संशोधन है ये 2003 में हुआ। ये जो 89वां संविधान संशोधन है ये भी 2003 में हुआ। और 89वें संविधान संशोधन के तहत क्या प्रावधान किया गया? इसके तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का प्रावधान किया गया। तो अलग से राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग बनाया गया 2003 में 89वें संविधान से। पहले क्या था? पहले राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और जनजाति आयोग दोनों के लिए एक ही आयोग था। अब दोनों के लिए अलग अलग आयोग का प्रावधान किया गया। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और जनजाति आयोग अलग अलग कर दिए गए 89वें संविधान संशोधन के तहत। अगला ऑप्शन है 97वां संविधान संशोधन। ये कब हुआ? 2011 में। इसमें सहकारी समिति का उल्लेख है, सहकारी समितियों का उल्लेख है। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर हो जाएगा 61वां संविधान संशोधन।
अगला क्वेश्चन पूछा गया है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है तो हमारे देश की फिल्म इंडस्ट्री में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। हाल ही में 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार आशा पारेख को मिला है। इसके पहले 51वां रजनीकांत को मिला था, 50वां अमिताभ बच्चन को मिला था, शशि कपूर को भी मिल चुका है। तो सभी को दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिल चुका है। तो आज हमने अपने इस वीडियो के माध्यम से क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, और आज हम ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए क्योंकि आज हमारा स्वास्थ्य थोड़ा सा अच्छा नहीं है। तो शारीरिक रूप से अस्वस्थ होने के कारण हमने फिर भी डिस्कस करने की कोशिश की है। तो जैसा हमसे बन पाया वैसा हमने डिस्कस किया है। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग।